हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सर आइंस्टाइन एकेडमी पर। आज का ये अपना तीसरा लेक्चर है केमिस्ट्री का। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं, पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा था आईयूपैक के बारे में, दूसरा पार्ट था अपना आइसोमेरिज्म में जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चरल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 6 टाइप की आइसोमेरिज्म डिस्कस की थी। चैन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, फिर टॉटोमेरिज्म, फिर रिंग चैन आइसोमर, और आखिरी में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में दूसरे नंबर की वीडियो है, आइसोमेरिज्म डालोगे तो आ जाएगा आपका। आज हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है? ऐसे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, बट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स डिफरेंट हो 3D स्पेस में, उसी को क्या बोला जाता है? आपका स्टीरियो आइसोमर्स। और फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बात यहां तक क्लियर है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस, उसी को क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर को अगर देखा जाए तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है अपना कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म और एक होता है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल जो होता है वो जनरली देखने को मिलता है अपने को अल्केन में। कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म जनरली हम देखते हैं किसमें सर? अल्केन में। अगर आप कन्फिग्रेशन की बात करोगे तो कन्फिग्रेशन आपका जनरली शो होता है दो टाइप का, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। एक एक करके अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली हेडिंग लगा लो कन्फर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। अब बात करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि इनको कभी कभी हम लोग फॉल्स आइसोमर्स भी बोलते हैं, या फॉल्स आइसोमर बोल लो या स्यूडो आइसोमर बोल लो। इस टाइप के आइसोमर्स भी इनका नाम होता है, एक तरीके का नाम है। नाम से ही कई बार खेला जाता है। नाम अगर तुमको पता है तो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि आपका कार्बन कार्बन फ्री बॉन्ड के अक्रॉस जो रोटेट करने पर अपने को अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उन्हीं का नाम होता है कन्फर्मर्स। उन्हीं का नाम क्या होता है? कन्फर्मर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर वही सेकंड पॉइंट लिखा गया है आपका, अराइजेस ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही हो। अब यहां पर आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड भी आ सकता है, या कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन भी आ सकता है। पर अपने सिलेबस में कौन सा है सर? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस अगर कोई भी मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, फ्री रोटेशन का मतलब क्या है? यहां पर ये इजिली रोटेट करने पर कोई भी बॉन्ड आपका क्लीवेज नहीं हो रहा है। जैसे ये अगर मैंने एक कार्बन कार्बन बॉन्ड माना तो यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल को अगर मैं किसी एक को फिक्स रखूंगा, दूसरे को रोटेट करूंगा, तो इस बॉन्ड यहां पर टूट नहीं रहा है। इसी को बोलते हैं फ्री रोटेशन। अगला पॉइंट है द डीजेनरेटेड कन्फर्मर आर ऑल्सो कॉल्ड एज रोटामर्स। मतलब जिनकी एनर्जी, डीजेनरेटेड का मतलब क्या होता है? जिनकी एनर्जी सेम होती है, उसी को बोलते हैं डीजेनरेटेड। ये टर्म आपने पढ़ा होगा कहां पर? एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत इंट्रो आपने लिया होगा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, उसी से आपका ये आया है डीजेनरेटेड वर्ड। डीजेनरेटेड का मतलब होता है सेम एनर्जी। ठीक, अब अगला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, या आप बोल सकते हो इसको आप स्टार भी मार्क कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। मीथेन डू नॉट शो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो मीथेन होता है अपना सबसे सिंपलेस्ट अल्केन, वो कभी भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। ऐसा क्यों सर? मीथेन का अगर फॉर्मूला देखोगे तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा सर? CH4, और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होगा सर, चारों हाइड्रोजन। तो यहां पर कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही नहीं। इसका मतलब यहां पर आपका कोई भी फ्री रोटेशन अक्रॉस कार्बन कार्बन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब कोई भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं देखने को मिलेगा। बताओ, यहां तक बात क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। अगला है कन्फर्मेशन इन इथेन। इथेन में अगर कन्फर्मर देखें सर, इथेन देखने से पहले थोड़ा एक बार फील ले लेते हैं कि व्हाट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जैसे सपोज करो तुमको कहीं मार्केट में गए थे, ऐसे कोई तुमने गलत हरकत करके चला है,
अगर गलत हरकत करके आए, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो खबर तुम्हारे पिताजी के पास पहुंच गई, गलती से पहुंच गई, कोई पहुंचा दिया तुम्हारा चाहने वाला, तो क्या होगा कि तुम्हारे पिताजी इंतजार कर रहे होंगे बस बच्चा घर में आए, उसके बाद उसकी सुताई किया जाए, या तुमको कोई पनिशमेंट देंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि एकदम धूप थी, छत पर तुमको राउंड करने के लिए बोला कि मतलब विदाउट मतलब स्लीपर उलीपर एक बार एक चक्कर लगा कर आओ। तो जब चक्कर लगाने गए, तुम एक जगह तो स्टेबल रहोगे नहीं, क्योंकि सर धूप थी, छत गर्म था, इसलिए हम एक जगह स्टेबल तो रहेंगे नहीं। हम क्या करेंगे सर, चारों मतलब चक्कर लगाना, एक बोला गया था, हम चक्कर 3-4 लगा दिए। अब जब चक्कर लगा रहे थे, जो तुम्हारा चाहने वाला था उसने क्या किया, अलग अलग एंगल पे तुम्हारी इमेजेस क्लिक कर ली, और वही जो इमेजेस क्लिक करी बाद में तुमको दिखा रहा है, देखो तुमने पहला पैर ऐसे उठाया था, फिर हाथ ऐसे किया था, फिर ऐसे सर पर हाथ ले गए थे। तो तुम्हारी अलग अलग उसने फोटो जो कैप्चर किया, उसी तरीके से जब मॉलिक्यूल फ्री बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट होता है, तो अपने को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं। उन्हीं का नाम होता है कन्फर्मर्स। उन्हीं का नाम क्या होता है, कन्फर्मर्स। अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को दिखाने के लिए हमको एक प्रोजेक्शन पता होना चाहिए जिसका नाम होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। जिसका नाम क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि किसी एक कार्बन को फ्रंट कार्बन माना जाता है और किसी एक को बैक कार्बन मान लो। फ्रंट कार्बन को डॉट से, बैक कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करके सारे एटम्स को अरेंज कर दो इन दैट स्पेस। अब यहां पर जैसे इथेन में मुझे कन्फर्मर दिखाना है, तो इथेन में सर कार्बन कार्बन फ्री बॉन्ड है, यहां पर आपका आराम से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म दिखाई जा सकती है। तो यहां पर क्या होने वाला है कि जैसे मैंने किसी एक को माना फ्रंट और किसी एक को माना बैक, यहां पर F लिखा और यहां पर क्या लिख दिया सर, B। इस तरीके से फ्रंट को डॉट से और बैक को सर्कल से रिप्रेजेंट किया। फ्रंट पर क्या दिख रहा है सर, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। 3 हाइड्रोजन को इस तरीके से अरेंज किया ताकि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम हो सके, तो 120 एंगल पर अरेंज कर दिया। इसी तरीके से बैक वाले को भी 120 पर अरेंज कर दिया। और इस जो आपका एक स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ, इस कन्फर्मर का नाम होता है इक्लिप्स्ड फॉर्म। इस कन्फर्मर का नाम क्या होता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म। अब धीरे धीरे मैंने एक को फिक्स रखा और दूसरे को रोटेट करना स्टार्ट किया। जब रोटेट करोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जब अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, उन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है स्क्यू कन्फर्मर। उन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है, स्क्यू कन्फर्मर। अब एक ऐसा एंगल अपने को मिलता है जहां पर थोड़ा सा स्टेबल कन्फर्मर बनता है, और वो एंगल होता है आपका 60 डिग्री। वो एंगल कितना होता है आपका, 60 डिग्री। जब हम 60 डिग्री से बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन को रोटेट करेंगे, तो अपने को एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम होता है स्टैगर्ड कन्फर्मर। जिसका नाम क्या होता है, स्टैगर्ड कन्फर्मर। तो यहां पर अब ये 3 स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं जो आपके स्टेबल फॉर्म में अगर देखा जाए तो 2 ही बने हैं सर, एक इक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड। तो इथेन में कितने कन्फर्मर बनते हैं, तो आंसर होता है 2। कौन कौन सा, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। अब बीच में भी बना था सर स्क्यू तो इनफाइनाइट बने थे। अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी कन्फर्मर्स कैन बी पॉसिबल फॉर इथेन, तो आंसर जाता है 2। कौन कौन सा, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, जो स्टेबल होंगे। ठीक, अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा सर, आपका स्टैगर्ड फॉर्म, फिर आता है आपका स्क्यू, और फिर आता है आपका इक्लिप्स्ड। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन इज, 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्टैगर्ड, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, इक्लिप्स्ड। अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी सर, जस्ट इसका उल्टा, इक्लिप्स्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद आपका एनर्जी ज्यादा होगा स्क्यू का, फिर उसके बाद एनर्जी सबसे ज्यादा लीस्ट होगी किसकी सर, स्टैगर्ड वाले की। ऐसा क्यों, यहां पर इन दोनों के बीच में रिपल्सन चल रहा होगा सर, इसलिए ये वाला एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे। यहां पर कोई भी रिपल्सन नहीं है, इसकी एनर्जी सर लो होगी, तभी जाके ये स्टेबल है। जिसकी एनर्जी लो होती है वही आपका क्या होता है सर, स्टेबल होता है। इसका मतलब ये स्टेबल है और ये आपका क्या है सर, लेस स्टेबल है। इस तरीके से ये दोनों ऑर्डर थोड़ा सा याद रखना। अब मैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स आपको बता रहा हूं इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एक तो पहला यही कि ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर डिपिक्ट किया गया या कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, तो ये आपका न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अगर बात करें इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स की, तो पहला पॉइंट होता है सर डाईहेड्रल एंगल। पहला पॉइंट कौन सा होता है आपका, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल का मतलब क्या होता है कि यहां पर
अगर ध्यान से देखोगे तो जो एंगल आपका फ्रंट वाले कार्बन और बैक वाले कार्बन के हाइड्रोजन के बीच में प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। उसी को क्या बोला जाता है आपका डाईहेड्रल एंगल। तो अगर इक्लिप्स फॉर्म में देखोगे तो इक्लिप्स फॉर्म में डाईहेड्रल एंगल कितना होगा? डाईहेड्रल एंगल इन इक्लिप्स फॉर्म जल्दी बताओ कितना होगा? 60 डिग्री कि 0 डिग्री कि 180 कितना होगा? तो यहां पर सर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर ये ऐसा कुछ रखा गया है जैसे आपका कुछ इस तरीके से फ्रंट वाले कार्बन का हाइड्रोजन इधर दिख रहा होगा, बैक वाले कार्बन का हाइड्रोजन जस्ट इसके पीछे दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर कुछ भी आपका मतलब कोई भी एंगल प्रेजेंट नहीं है। तो डाईहेड्रल एंगल इन इक्लिप्स फॉर्म कितना होता है सर? 0। ये सीईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, सीईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डाईहेड्रल एंगल इन इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन इज, या अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन कोई पूछे डाईहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड कन्फर्मर ऑफ इथेन इज, तो इथेन के डाईहेड्रल एंगल का स्टैगर्ड फॉर्म में बताना है। तो आपने बोला सर 60 डिग्री से रोटेट किए थे तो यहां पर एंगल कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। बात क्लियर हुआ? डाईहेड्रल एंगल किसको बोलते हैं और कितना होता है आपका इक्लिप्स और स्टैगर्ड में? ये क्वेश्चन सीईटी में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक? और स्टेबिलिटी वगैरह याद रखना। इथेन ही अपने सीईटी के सिलेबस में है, बाकी ब्यूटेन भी होता है, कन्फर्मर शो करता है, प्रोपेन भी शो करता है और आपका साइक्लोहेक्सेन भी जेईई सिलेबस में पूछा जाता है। पर सीईटी में ये सिर्फ अगर आपने याद रख लिया तो चैप्टर नंबर 2 में आप देखोगे जब हाइड्रोकार्बन मतलब लास्ट वाला चैप्टर नंबर 15 अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड बुक, तो वहां पर देखोगे चैप्टर नंबर 15 में ये सारी कहानी दी गई हो। आगे बात करते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। कन्फिगरेशनल का मतलब क्या है कि आपका 2 टाइप का आइसोमर्स होता है कन्फिगरेशनल। इनको हम कभी कभी ट्रू आइसोमर्स भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू आइसोमर्स। अच्छा एक चीज पीछे लिख लेना, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है वहां पर आपका जो रोटेशन होता है वो कुछ इस स्पीड से होता है 10⁻⁶ पर सेकेंड। मतलब आपका मॉलिक्यूल जो कार्बन कार्बन फ्री बॉन्ड रोटेट कर रहा था वो आपका कुछ इस स्पीड से रोटेट करता है और जो उसको एनर्जी रोटेट होने के लिए चाहिए होती है वो आपका रूम टेम्परेचर पर उतना अवेलेबल हो जाता है, ठीक? बस इतना याद रखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस अक्रॉस फिक्स्ड रोटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। फिक्स रोटेशन के अक्रॉस अगर आपका ओरिएंटेशन ऑफ एटम डिफरेंट हो रहा हो उसी को क्या बोला जाएगा? आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली किसमें देखने को मिलता है सर? अल्कीन में। जो अल्कीन्स होती हैं अपनी उसी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। अगर यहां पर ध्यान से देखोगे तो अल्कीन कोई भी एक सपोज कर लो, जैसे सपोज करो यहां पर सर, यहां पर एक आपका अल्कीन मैंने लिया ब्यूट-2-इन। क्या लिया? अल्कीन ब्यूट-2-इन। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि कैसे ब्यूट-2-इन का स्ट्रक्चर वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ब्यूट-2-इन सबसे पहले आप क्या पकड़ोगे सर? वर्ड रूट का मतलब ब्यूट का मतलब आप 4 कार्बन ड्रॉ कर लो सर। अब यहां पर सर 2-इन दिया गया, इसका मतलब सफिक्स 1 क्या है? इन। एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, वो भी कहां पर आना चाहिए? 2। अपने लिए अभी तो ये नंबरिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब कहीं से भी आप नंबरिंग करके 2 और 3 मेंशन कर लो। तो यहां पर 2 आया, 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। अब ये बना ब्यूट-2-इन, इसके पास एक ही बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। यहां पर आपका सर 3 बन चुका है, एक हाइड्रोजन और कुछ इस तरीके से। ये बना ब्यूट-2-इन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो अपना डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलेंगे सर? फिक्स्ड रोटेशन। जैसे सपोज करो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक मार्कर और दूसरा मार्कर। अब यहां पर फिक्स रोटेशन कैसे? अगर इस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करूंगा, इस मॉलिक्यूल को क्या करूंगा? रोटेट, तो ये रोटेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके क्रॉस क्या होगा? आपका फिक्स रोटेशन। अब ऐसा नहीं है रोटेट नहीं हो रहा है, रोटेट करूंगा तो मार्कर टूट जाएगा, ठीक? तो मतलब इसी को क्या बोला जाएगा? आपका फिक्स रोटेशन। सर जबरदस्ती रोटेट करके दिखाइए। अरे नहीं भाई, रोटेट करोगे, मैं जान रहा हूं तुम शक्तिमान हो, रोटेट करके दिखा सकते हो, पर यहां पर एक्चुअल में देखा जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना,
ठीक, आगे बढ़े। तो इसका मतलब सर यहां पर फिक्स रोटेशन है, फिक्स रोटेशन है तो इसका मतलब यहां पर मैं क्या बोलूंगा सर, फिक्स रोटेशन मिल गया। सॉरी, 3D स्पेस में ओरिएंटेशन कैसे डिफरेंट है सर, यहां पर अगर देखोगे तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक CH3 अटैच्ड है। एक बार मैंने हाइड्रोजन और CH3 को कुछ इस तरीके से लगाया, इधर भी एक हाइड्रोजन है एक CH3 है, कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब यहां पर एक स्ट्रक्चर, तो ऐसा भी कोई बच्चा सोच सकता था सर यहां पर हाइड्रोजन और CH3 जो अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को देख रहे हैं, यहां पर अपोजिट भी तो जा सकते हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, भेज दो। तो अगर भेजोगे तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, पर जो एटम्स फिक्स रोटेशन के क्रॉस लगे हुए हैं उनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। एक बार दोनों हाइड्रोजन या दोनों मिथाइल साथ साथ दिख रहे थे, एक बार क्या हुआ दोनों हाइड्रोजन या दोनों मिथाइल अपोजिट दिखने लगे। इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये आपस में क्या कहलाएंगे सर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बात समझ में आया। और मैक्सिमम बार आपको एग्जाम में सीईटी के यही देखने को मिलता है, ब्यूट-टूइन। कोई ना ऑप्शन मिले तो ब्यूट-टूइन दिया गया होगा और पूछा जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डायरेक्टली टिक करना और आगे बढ़ जाना, सोचना भी मत। ठीक, अभी मैं बताऊंगा कंडीशन क्या होती है, कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पहचाने जाते हैं, पर मैक्सिमम केसेस में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले में आंसर क्या जाता है सर, ब्यूट-टूइन जाता है। ठीक, अगला बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स जो लाइट के प्रति डेविएट होते हैं, रोटेट होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर, और फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ केसेस को डिस्कस कर लेते हैं और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा, इस टाइप के सवाल देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आगे बात करते हैं कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कंडीशन की बात करोगे तो वही पहली कंडीशन क्या होती है सर, मॉलिक्यूल जहां पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है वहां पर क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे उस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना चाहिए, या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होना चाहिए, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, या कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होगा चल जाएगा। साइक्लिक कंपाउंड में भी आपका क्या होता है सर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है या फिक्स रोटेशन होता है। अब दूसरा कंडीशन जो होता है कि जहां पर आपका रोटेशन, फिक्स रोटेशन प्रेजेंट है, वहां पर आपका उस कार्बन एटम पर या उस एटम पर क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इसका मतलब क्या है सर, एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे केस नंबर मैं फर्स्ट लिख रहा हूं कि सपोज करो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब यहां पर तो सर फिक्स रोटेशन हो गया, अब इस कार्बन के अक्रॉस दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। जैसे मैंने सपोज करो नाम दिया 1 और एक बार नाम दिया 2, तो इस वाले कार्बन पर भी ये 1 2 चल सकते हैं, पर इस कार्बन पर दोनों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यहां पर भी आप 1 और 2 लिख सकते हो सकता है कि ये आपका जो ग्रुप इधर लगा हो इधर भी लग जाए आइडेंटिकल, पर एक कार्बन पर कभी भी ग्रुप आपका आइडेंटिकल नहीं लगा होना चाहिए। ये तो हुआ पहला केस। अब दूसरा केस क्या बनेगा सर, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हो, अब हो सकता है यहां पर 1 लगा हो, यहां पर 2 लगा हो, और यहां पर एक ही एटम सेम हो रहा हो, यहां 1 लग जाए यहां पर 3 लग जाए। सॉरी, यहां पर अगर देखोगे तो ये वाला सर एटम यहां पर रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस कार्बन पर दोनों एटम कैसे हैं सर, डिफरेंट है, और इस कार्बन पर भी दोनों एटम कैसे हैं, डिफरेंट। ये 1 3 का मतलब है आप हाइड्रोजन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, मिथाइल लगा दो, इथाइल लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। यहां पर 1 और 3 लिखा नहीं मिलेगा, यहां अपने को एटम से लिखा मिलेगा। ठीक, अब अगला केस कौन सा बन सकता है सर, केस नंबर 3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सर, अब की बार कोई ग्रुप लगा मतलब सेम ना हो, 1 2 और इधर 3 4, इस तरीके से कि यहां पर इस वाले कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के क्रॉस इस वाले कार्बन पर दो डिफरेंट, इस वाले कार्बन पर भी दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब कैसे शो करते हैं ये सभी केसेस एक एक करके एक बार देख लेते हैं। जैसे यहां पर अगर देखोगे अभी 1 1 कैसे दिख रहे हैं सर, साथ साथ, और 2 2 कैसे दिख रहे हैं, साथ साथ, हम साथ साथ हैं। ठीक, तो यहां पर अगला स्ट्रक्चर कैसा दिख सकता है सर कि एक को फिक्स रखो और दूसरे को क्या करो, रोटेट कर दो। रोटेट करोगे तो यहां पर क्या होगा सर, अगला एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा 1, यहां पर 2, इसको मैंने फिक्स रखा और इसको क्या कर दिया सर, रोटेट कर दिया।
अब 1 1 कैसे चले गया सर? अपोजिट। और 2 2 भी कैसे चला गया? अपोजिट। जब दो सिमिलर ग्रुप साथ साथ होते हैं उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम होता है सिस। उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम क्या होता है? सिस। और जब दोनों सेम ग्रुप अपोजिट होते हैं उसका नाम होता है ट्रांस। उसका नाम क्या होता है? ट्रांस। अब यहां पर भी वही कहानी, 1 1 साथ साथ दिख रहे हैं सर, और अब एक बार ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है कि 1 1 अपोजिट चले जाएं, तो इस 1 के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं सर? सिस ट्रांस। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर सिस कहलाएगा और नीचे वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ट्रांस। अब यहां पर हम लोग सर सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग यूज करते हैं इजेड नोमेनक्लेचर। ये हम लोग नोमेनक्लेचर भी इसी में निपटा दिए कि दो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसका नाम पड़ेगा सिस, अगर दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होंगे तो उसका नाम पड़ेगा ट्रांस। बताओ यहां तक बात क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। हाँ, यहां पर सर सिस ट्रांस क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर सर जो आपका रिपल्सन है, एरियल डिस्टेंस है, ये सभी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब यहां पर हम लोग एक नया नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है इजेड। ये अपने सिलेबस में नहीं है, सीईटी के सिलेबस में नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बस इतना याद रखना कि चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये तो हुए 3 केसेस जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब कौन शो नहीं करेगा सर? डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिनमें आपका 2 एटम्स एक ही कार्बन पे लग जाए। जैसे पहला केस आपके सामने लिख देता हूं, यहां पर 1 1 लगा हो, यहां पर भी आपका 1 1 ही लगा हो। पहला केस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा केस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहां पर 1 1 लगा हो, यहां पर आपका 1 2 लगा हो, तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी 1 के सामने 1 दिख रहा है, 1 के सामने 2 दिख रहा है। अपोजिट भी करोगे तो भी 1 के सामने 1 ही दिखेगा, 1 के सामने 2 दिखेगा। इसका मतलब कोई भी अपने को ओरिएंटेशन में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहां पर भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तीसरा केस कौन सा बन सकता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर आपका 2 और यहां पर 2। सर मतलब एक यहां पर सिमिलर ग्रुप लगे हो, यहां पर भी सिमिलर लगाओ, ये भी आपका शो नहीं करेगा। या हो सकता है यहां पर क्या केस लास्ट बन जाए सर, यहां पर तो 1 1 लगा हो और यहां पर क्या लग जाए आपका 2 3 डिफरेंट ग्रुप लग जाए। तो ये 4 ऐसे केसेस हैं जो आपके कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। बस समझ में आया? तीसरा कंडीशन होता है कि इनके बीच में एरियल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, कि जब एटम्स का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा हो ना तो वहां पर एरियल डिस्टेंस बदलना चाहिए। उन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट होती है वो चेंज होनी चाहिए। जैसे वही पहला एग्जांपल ही उठा रहा हूं अब दोबारा, ब्यूट 2 इन वाला। एक हमने स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरीके से सर, ब्यूट 2 इन का, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और यहां पर 2 हाइड्रोजन हमने सेम साइड लगाए थे। एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनाया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड बना दिए थे कुछ इस तरीके से। बोलो हाँ या ना? इसका नाम अब आप सीख चुके हो सर। यहां पर अब 1 1 की जगह क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसका मतलब दोनों सेम साइड दिख रहा है। अगर सेम साइड दिख रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे? सिस फॉर्म। और ये वाला कौन सा केस है सर? 1 1 अपोजिट दिख रहे हैं सर, H H अपोजिट दिख रहा है या 2 2 अपोजिट दिख रहा है, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा सर? ट्रांसफॉर्म। अब अगर मैं बोलूं इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस L1 है, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस L1 है, या इनके बीच में एरियल डिस्टेंस कितना है सर? L1, और इन्हीं दोनों हाइड्रोजन के बीच में आपका डिस्टेंस है L2। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन L1 एंड L2? तो आप बोलोगे सर साफ साफ दिख रहा है, ये वाली डिस्टेंस छोटी लग रही है, ये वाली डिस्टेंस बड़ी लग रही है। इसका मतलब आप बोलने वाले हो L2 ग्रेटर देन L1। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब यहां पर आपका ये डिस्टेंस चेंज हुआ कि 2 एटम्स के बीच में एरियल डिस्टेंस अगर चेंज होगा तो भी हम वहां पर क्या बोल सकते हैं सर? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात क्लियर हुआ? पक्का? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैसा क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड, और जो हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ा है। यहां पर ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। पहला ऑप्शन है पेंट 1 इन, दूसरा ऑप्शन है पेंट 2 इन, तीसरा है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, और डी है नन। अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो सर आपने जो 1 2 1 1
2 3 इस तरीके से लिखवाया था, ये तो कुछ ऑब्जर्व भी नहीं हो रहा है। तो एक बार अच्छे से देखो, आप स्ट्रक्चर इसका बना लो, स्ट्रक्चर जैसे ही बनाओगे वहां पर तुमको क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिफाइन कर सकते हैं। पेंट 1 इन, पेंट 1 इन का मतलब क्या है सर, 5 कार्बन होने चाहिए और फर्स्ट वाले कार्बन पर क्या लगा होना चाहिए, डबल बॉन्ड। इस तरीके से पेंट 1 इन बनेगा। अब पेंट 2 इन कैसा बनेगा सर, 5 कार्बन और सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड बना होना चाहिए। तो इस तरीके से बन गया। अब 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से आप वर्ड रूट पकड़ोगे, 4 कार्बन वर्ड रूट बोल रहा है ब्यूट, 2 पर बोल रहा है इन, इसका मतलब 1 2 3 4, 2 पर डबल बॉन्ड और 2 पर ही प्रीफिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब 2 पर क्या लिखा जाएगा, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पर मिथाइल लग गया इस तरीके से। और डी तो नन है, इसका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से फिर से अगर मैं एक बार, जिन्होंने लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है एक बार जाके देख लेना और दोबारा लिख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर आपको बनाना होता है वर्ड रूट लिखा जाता है, फिर हम लोग लिखते हैं सफिक्स, फिर लिखते हैं प्रीफिक्स। मतलब इस तरीके से आप इस अगर सीक्वेंस में जाओगे तो आप आसानी से किसी भी गिवन आयुपैक का क्या बना सकते हो, स्ट्रक्चर वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर आप ध्यान से देखा जाए तो ये अपना बोला क्या, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के क्रॉस अगर देखा जाए तो इस वाले कार्बन पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब 1 1 हो गया। तो ये तो जिंदगी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। अब बात करें अगर ऑप्शन नंबर बी की, तो यहां पर क्या लगा होगा, 1 हाइड्रोजन लगा होगा, यहां पर भी 1 हाइड्रोजन लगा होगा, क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया तो एक बाय डिफॉल्ट क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन अभी कैसे दिख रहे हैं, अपोजिट। एक बार कैसे दिख सकते हैं सर, सेम भी दिख सकते हैं। या आप बोल सकते हो ये अगर 1 है ये क्या होगा 2, ये 1 है ये क्या होगा 2। तो अपना पहला ही केस 1 2 1 2, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इसलिए अपना ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, बी वाला। एक बार सी देख लेते हैं, क्यों नहीं हुआ सर, आपने तो बोला था ब्यूट 2 इन दिख जाए तो तुरंत मार देना, ऐसा कर देना। अरे नहीं बाबा, ऐसा मैंने नहीं बोला है ब्यूट 2 इन दिख जाए तो तुरंत मारना है। यहां पर आपने को चेक करना पड़ेगा ना कि क्या यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अक्रॉस आपका डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, सेम ग्रुप लगे हुए हैं। अगर डिफरेंट लगा होगा तो शो करेगा, अगर नहीं लगा होगा तो आपका नहीं शो करेगा। तो यहां पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व किए तो ये बना अपना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसके क्रॉस अगर देखा जाए तो ये कैसा है 1 1, और जैसे ही 1 1 देखा मैंने तुरंत इसको भी काट दिया। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन पर, चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, विच कंपाउंड शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। वही घुमा फिरा के सिस ट्रांस बोले, ज्योमेट्रिकल बोले, एक ही बात है। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, ब्यूट 1 इन। अब देखते हैं, एक ट्रिक बताऊं ऑप्शन एलिमिनेट करने का। अगर तुमको कभी भी 1 इन दिख जाए और वहां पर प्रीफिक्स वगैरह कुछ भी ना दिख रहा हो तो हमेशा उसको आंख बंद करके ऑप्शन को काट देना। 1 इन वाले को 1 हेक्सीन बोले, 1 पेंटीन बोले, 1 ब्यूटीन बोले, इस तरीके के सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो, कभी भी अगर 1 इन होगा तो इसका मतलब सर पहले वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे और 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे तो इसका मतलब ये तो आइडेंटिकल हो गया, इसके रेस्पेक्ट में कोई भी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसका मतलब ये कभी जिंदगी में नहीं शो करने वाला है। फिर दूसरा ऑप्शन बोला है 2 प्रोपीन। 2 प्रोपीन बना लेते हैं एक बार, देखते हैं 2 प्रोपीन क्या कहना चाह रहा है। सर प्रोप का मतलब आपका 3 कार्बन और 2 पर डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए। ये तो मतलब क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑप्शन मिसमैच हो रहा है। यहाँ पर 1 प्रोपीन कर लो, 1 प्रोपीन का मतलब ऐसा कुछ होगा, यहाँ पर CH2 CH CH3, ये भी आपका देख ही रहे हो 1 इन टाइप आ गया तो ये भी आप काट दो। ब्यूट 2 इन, सर ये ऑप्शन हो जाएगा। ये भी बेंजीन में भी आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं दिखा सकते। और यहीं पर एक नोट बना के पॉइंट लिख लेना, बेंजीन को काटने का रीजन ये भी है कि नोट बना के पॉइंट लिखना, इन साइक्लोअल्कीन अप टू 7 मेंबर्ड रिंग GI is not exhibited। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका 7 मेंबर तक नहीं शो होता है। किसमें सर, साइक्लोअल्कीन वगैरह में। साइक्लोअल्कीन वही साइक्लोपेंटीन बोले, बेंजीन बोले, साइक्लोहेक्सीन बोले, साइक्लोब्यूटीन बोले, ये सब कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे।
अगला सवाल सर अपने एग्जाम का ही है, सीईटी 2020 का। अच्छे से देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये सवाल है अपना कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द टॉर्सनल एंगल? टॉर्सनल एंगल सर ये आपने तो डाइहेड्रल बोला था, वही है, बात सेम है। टॉर्सनल बोलो डाइहेड्रल बोलो। टॉर्सनल एंगल इन स्ट्रैगर्ड फॉर्म, स्ट्रैगर्ड बोल रहा है, ध्यान से नोटिस करना। स्ट्रैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, इथेन का स्ट्रैगर्ड कन्फर्मेशन में बताओ कितना एंगल होगा। अभी हम लोग पीछे नोट करके आए हैं, कितना एंगल होता था सर? इक्लिप्स में 0 और स्ट्रैगर्ड में कितना एंगल होता है अपना? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते ही सवाल टिक कर दो, मतलब देख रहे हो एज इट इज सवाल। अगला सवाल सीटी 2022 का है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट। हाँ, ये बहुत बार स्टूडेंट के साथ मिस्टेक होता है सर, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम। पहले तो ऑफलाइन वगैरह जब हुआ करता था तो वहां पर मतलब फिर भी थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी थी, नहीं गलत होता। ऑनलाइन में सर डज नॉट, सर मैंने पढ़ा ही नहीं सर, मैंने बस डज एग्जिबिट पढ़ लिया, तो वहां पर मैंने पूछा, पहले ऑप्शन देखा और पहले पर टिक करके चला है। ये बहुत बार मिस्टेक होगी, तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तुरंत आप तुरंत राइटिंग पैड में लिख लो डज नॉट पूछा है, डज नॉट पूछा है, 2 बार माइंड को सिग्नल दो कि डज नॉट पूछा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन आगे पढ़ो। डज नॉट क्या पूछा है? डज नॉट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। पहला वाला तो सर साफ साफ दिख रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन 1-2, ये तो शो करेगा। दूसरा सर सेम ग्रुप लगे हुए हैं 1-1, इसका मतलब यही क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के छोटे छोटे सवाल या डिफिकल्ट लेवल के सवाल कर सकते हो, सीईटी बेस्ड वाले। ठीक, यहां तक होप करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला हेडिंग लगा लो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, बस एक टर्म पढ़ेंगे जो बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो हेडिंग लगाओ, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, नाम से ही क्लियर हो रहा है, थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे, ऑप्टिक्स वगैरह। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है सर? लाइट। तो जो लाइट के प्रेजेंस या एब्सेंस में कुछ डेविएशन वगैरह शो करते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है आपका? ऑप्टिकल आइसोमर, और फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इसमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे पहला टर्म होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। पहला कंपाउंड क्या होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। दूसरा लेवोरोटेटरी, व्हाट इज निकोल प्रिज्म या इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है पोलरीमीटर ट्यूब। इन सब टर्म्स को समझने के पहले थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट आपके किताब में दिया गया है, उसको समझ लेते हैं, फिर आप एक एक टर्म को खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि ये बताओ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। पहले क्या होता था कि उसका सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता था, फिर उसके बाद हम लोग उसको पोलरीमीटर ट्यूब में डालते थे। अगर उसने लाइट को डिविएट किया तो हम बोलते थे हाँ सोल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर नहीं किया तो उसको बोलते थे सोल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब सपोज करो तुम्हारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब तुम तो सोल्यूशन प्रिपेयर करके देखने नहीं जाओगे, जब तक जाओगे और आओगे तब तक हो सकता है एग्जाम ही खत्म हो जाए। तो उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ खोजा जाएगा, उसी को जुगाड़ का नाम होता है कायरल सेंटर, कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा और एक ही कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अब थोड़ा सा टर्म देख लेते हैं जो आपका कई किताबों में इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के नाम से देखते हैं, और कई लोग बोल देते हैं कि ये मतलब आपका इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक ऑर्डिनरी लाइट लिया। ऑर्डिनरी लाइट मतलब जिसके पास हर टाइप की रेडिएशन होती है। ऑर्डिनरी लाइट जो हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, हर एक टाइप का रेडिएशन प्रेजेंट होता है। जैसे आपका ट्यूब लाइट हो गया, टॉर्च लाइट हो गया, सन लाइट हो गया, ये सभी कैसे कहलाते हैं आपके? ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट, एक प्रिज्म से पास करवाएंगे जिसका नाम होता है निकोल प्रिज्म। जिसका नाम क्या होता है? निकोल प्रिज्म। ये निकोल प्रिज्म का फंक्शन बस ये होता है कि ये सारे डायरेक्शन को कट कर देता है और सिंगल डायरेक्शन लाइट में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल डायरेक्शन लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और इस सिंगल डायरेक्शन लाइट का नाम होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या करते हैं सर, एक पोलरीमीटर ट्यूब से पास करवाते हैं। पोलरीमीटर ट्यूब क्या होता है सर, जिसमें अपना जिस सोल्यूशन की हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है उसी को इसमें रखा गया होता है। अब जब ये पीपीएल इस पोलरीमीटर ट्यूब से पास हुआ, इसके पास दो चॉइस है, या तो ये सर डेविएट होगा या डेविएट नहीं होगा। अगर डेविएट नहीं हुआ, डेविएट नहीं हुआ,
कहने का मतलब सर एज इट इज बाहर निकल गया, तो वो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर डेविएट होगा तो उसके पास दो अलग चॉइस होंगे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट कर जाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट कर जाए। अगर क्लॉकवाइज डेविएट किया तो उसी का नाम होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपका किसमें डेविएट हो सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या इसी चीज को प्लस थीटा बोला जाता है, या हम इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सर, आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसमें डेविएट कर जाए? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेविएट किया तो उसका नाम होता है लेवो रोटेटरी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस थीटा या स्मॉल एल से। बात समझ में आया? निकोल प्रिज्म किससे मिलके बना होता है? कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। निकोल प्रिज्म किससे मिलके बना होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट से। पक्का? इंस्ट्रूमेंट वाली कहानी हो ही गई। फिर आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स भले ही दिख रहे हैं, ये भी सवाल आपका सीटी में देखने को मिला था एक बार। क्या देखने को मिला था सर? उन लोगों ने डायरेक्टली पूछा था कि निकोल प्रिज्म बताओ कि कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, मतलब इसमें से कौन सा मिलके बना होगा। आपको 4 ऑप्शन डिजाइन करके दिए जा सकते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर लगभग 5-6 बार या बोल सकते हो 6-7 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटी में, कायरल सेंटर के ऊपर। कायरल सेंटर, अ एटम कंटेनिंग 4 डिफरेंट एटम्स। एक ऐसा एटम जिसके पास 4 डिफरेंट एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम हो एट sp3 एटम, मतलब sp3 कार्बन होना चाहिए, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल सेंटर बोलेंगे। और एक कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब जैसे आपसे कभी कभी कायरल सेंटर ही पूछ लिया जाएगा, या आपसे बोलेंगे बताओ इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो यहां पर पहले तो एक नोट बना के पॉइंट लिख लेना जस्ट इस डेफिनेशन के बाद। मॉलिक्यूल हैविंग only one chiral center is always ऑप्टिकली एक्टिव। वो हमेशा कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखो, दूसरा सवाल जो पूछा जाएगा ये वाला, मतलब कायरल सेंटर वाला। यहां पर अगर इससे पूछोगे तो इसके पास 3 सेम हाइड्रोजन है, तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। यहां पर सर इस कार्बन से पूछोगे, इसके पास एक मिथाइल, ईटी का मतलब क्या है सर? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईटी? तो ईटी का मतलब क्या होता है आपका? इथाइल। याद करो, अल्काइल वाले में आप लोगों ने नोट्स अगर साथ ही साथ बना रहे हो तो इथाइल पहला चैप्टर में, वहां पर ईटी का मतलब हम लोगों ने क्या लिखा था? इथाइल लिखा था। यहां पर इथाइल है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है और प्रोपाइल है, तो इसका मतलब इसके पास 4 एटम डिफरेंट हुए, तो इसको हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, या बोल सकते हैं ये वाला कार्बन कैसा हो गया अपना? कायरल। कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, उस पर एक असिट्रिक साइन प्रेजेंट होती है या स्टार मेंशन होता है, तो ये वाला कार्बन कायरल हो गया, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पर 2 सिमिलर, 3 सिमिलर और एक भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर हैं सर? 1। दूसरा, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, तो ये तो कायरल नहीं हो सकता है। इसके पास 1 हाइड्रोजन, 1 OH, 1 इथाइल, 1 मिथाइल, इसका मतलब ये वाला कार्बन क्या होगा? कायरल होगा। और इसका अगर आयुपैक नेम वगैरह लिखना चाहोगे तो आयुपैक नेम क्या लिखा जा सकता है? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखोगे आप ब्यूट, फिर सभी सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स 1 एन, फिर सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2, और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो आप क्या लिख दोगे? ऑल। अब इसका मैक्सिमम टाइम जो सवाल पूछा गया है वो आपसे पूछा गया है कॉमन नेम देकर, तो इसका कॉमन नेम होता है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, याद करो सेक ब्यूटाइल का मतलब क्या है? एन ब्यूटेन से सेकेंडरी वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया था और वहां पर एक वैकेंट मतलब फ्री बॉन्ड आया था, उस फ्री बॉन्ड पर ही OH लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। बात समझ में आए? तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जो ब्यूटाइल होते हैं, ब्यूटाइल तो पहली चीज तो कितने होते हैं, पहला सवाल तो यही बनता है कि ब्यूटाइल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 4 ब्यूटाइल होते थे। एक होता था एन ब्यूटाइल, एक होता था सेक ब्यूटाइल, एक होता था अपना आइसो ब्यूटाइल, एक होता था टर्ट ब्यूटाइल। अब इन चारों का एक बार मैं दोबारा फिर से स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आपने ये वाला पॉइंट तो लिख ही लिया होगा, मेरे उम्मीद करता हूं, तो यहीं पर मैं बना देता हूं जल्दी से। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे सेक ब्यूटाइल
मतलब एन ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा सर, एन ब्यूटेन से प्राइमरी वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, एन ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेकेंडरी वाले कार्बन से फ्री बॉन्ड लगा होगा, तो कुछ इस तरीके से। आइसो ब्यूटाइल कैसा दिखेगा, CH3 CH CH3 CH2, और यहां से आइसो ब्यूटेन से प्राइमरी वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकले। आइसो ब्यूटेन से अगर आपका टर्सरी वाला हाइड्रोजन निकलता है तो उससे अपने को मिलता है टर्ट ब्यूटाइल, टी ब्यूटाइल, आई ब्यूटाइल, और ये अपना सेक ब्यूटाइल, और ये है अपना एन ब्यूटाइल। बात समझ में आए? तो वही सेक ब्यूटाइल अल्कोहल लिखा गया है। ये बार बार मैं मतलब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब 2-3 बार तो सवाल इसी पर देखने को मिला, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल या सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, बार बार। तीसरा एग्जांपल सर, ये तो साफ ही साफ दिख रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, 4 डिफरेंट है तो ये वाला कायरल होगा। यहाँ पर ये वाला कार्बन कैसा होगा, कायरल, क्योंकि इसके पास एक क्लोरीन है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा है। यहाँ पर जाओगे तो आपको CH2 मिलेगा, नीचे आओगे तो CH3 मिला, 4 डिफरेंट ग्रुप, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन कायरल हो गया। अब ये वाला भी कार्बन कैसा है, कायरल, क्योंकि इसके पास भी 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक CH एक CH2, तो 2-2 कायरल कार्बन हो गए। यहाँ पर आपका 2-2 कायरल सेंटर है। हाँ नीचे वाले में साफ साफ दिख रहा है सर, अभी आप ऊपर, ये कायरल हो जाएगा। ये वाला सर 3 हाइड्रोजन लेकर बैठा हुआ है तो ये कभी कायरल नहीं हो सकता। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, एक आपका प्रोपाइल है और एक क्लोराइड है, तो इसका मतलब ये भी 4 डिफरेंट है, इसके पास भी आपका कायरल हो जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये भी 2 हाइड्रोजन कभी नहीं होगा, ये 3 हाइड्रोजन कभी नहीं होगा। तो एक ऐसा एटम जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, एक ऐसा एटम जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, आपका कायरल सेंटर। अब वो आपका कार्बन एटम भी हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर अपने से जनरली पूछा जाएगा कायरल कार्बन के बारे में। क्या पूछा जाएगा, कायरल कार्बन के बारे में। तो इस तरीके से हम लोगों ने आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में खत्म किया है, एक तो पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल वाला एक सेपरेट वीडियो में है, स्टीरियो आपका एक सेपरेट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा और धन्यवाद। आपको यहां तक आपने इस वीडियो को देखा और आपको मज़ा आया होगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ ही साथ जाते जाते उस बेल आइकन को दबाते हुए जाना ताकि आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिल सके किसी भी वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।